Alright students, let us continue with the topics which we are doing. फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट और नए टाइप के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, ठीक है? बाकी की बात लेक्चर के बाद. So, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree. पहली इंपॉर्टेंट चीज, with an electric field intensity of 2 into 10 raised to power minus 5 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी है. It experiences a torque equal to 4 न्यूटन मीटर. टॉर्क की वैल्यू है. The charge on the dipole, चार्ज पूछा है आपसे, if the dipole length is 2 centimeter. फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का? टॉर्क इज गिवन बाय PE sin of theta and P डायपोल मोमेंट, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस. चार्ज नहीं पता, डिस्टेंस पता है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 2. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5 साइन थीटा. साइन 30 इज 1/2 और टॉर्क कितना दिया था? 4. दोनों साइड से क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. डिनोमिनेटर वाला 2 यहां चला गया, बचा क्या आपके पास? -2 + 5 इस +3, नीचे जाएगा 10 रेज़्ड पावर +3, यहां पे ऊपर आएगा 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर -3. इसको हम बोलते हैं 2 मिली कूलम्स. इजी. Next one, the Coulomb force between a proton and an electron separated by this distance. All right, force का formula K 9 into 10 raised to 9 Q1 Q2 1.6. प्रोटॉन का चार्ज 1.6 into 10 raised to -19. इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम 1.6 into 10 raised to -19. सेपरेटेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस है 0.8, तो 0.8 टाइम्स 0.8 into 10 raised to -30. क्या क्या बचेगा हमारे पास? कैंसल आउट करके 2, एक और एक 2, तो 9 टाइम्स 4 इज 36. अब 10 रेज़्ड टू पावर कितना है यहाँ पे? -30 + 9 इज 39. 39 माइनस 38 1, तो 360 न्यूटन. दैट्स ऑप्शन डी. नेक्स्ट वन, ऑन रबिंग अ ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ it acquires charge, this is charge, on account of friction. कंडक्शन और इंडक्शन क्या होते हैं? कंडक्शन में when a body is which is charged is taken to one body which is either charge or neutral, doesn't matter. तो जितना भी टोटल चार्ज बॉडी पे होगा वो शेयर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 2 कूलम्स 2 कूलम्स 4 कूलम्स, सिंपल. और -8 कूलम्स + 4 कूलम्स ऐड किया, -4 बचा, सेपरेट किया, -2 और -2. सो दैट इज कंडक्शन. इंडक्शन में क्या था? इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इंड्यूस हो जाता है. कैसे? एक बॉडी है न्यूट्रल, एक स्टैंड पे खड़ा कर दिया इसको, एक पॉजिटिव रॉड मैं इसके पास लेके आया. ये पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव इस तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव दूसरी साइड रिपेल करेगा. हम इस पॉजिटिव को पीछे से अर्थ कर देते हैं. उससे क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ को फ्लो कर गया, हमारे पास सिर्फ रह गया नेगेटिव चार्ज. अब जो एक्सटर्नल बॉडी आई थी उसे वापस हटा लो, तो आपके पास बचेगा एक चार्ज बॉडी जिसमें नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दैट्स व्हाट इंडक्शन इज. रेडिएशन इररिलेवेंट है इस चैप्टर से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a point charge +q is placed at a distance d from an isolated conducting plane. Okay, the field at point p on the other side of the plane. डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा. हमारे पास एक पॉजिटिव q है जो एक प्लेन के सामने है, एक आर्बिट्ररी प्लेन मान लिया. अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे डेवलप होगी ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज के बाद नेगेटिव कहाँ इंड्यूस हो गया. नेगेटिव प्लेन के इस साइड इंड्यूस हो गया एंड पॉजिटिव प्लेन के ऑपोजिट साइड इंड्यूस हो गया. उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे डेवलप होगी? पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड्स, लेकिन किसी भी मेटालिक शीट पे या सरफेस पे दे विल ऑलवेज एंटर नॉर्मली. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पे हमेशा नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है. और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरीके से बाहर आएंगी. सो परपेंडिकुलर. अब हमारा जो पॉइंट P था क्वेश्चन में, वो P कहाँ था? ऑन दी अदर साइड ऑफ द प्लेन. दैट मीन्स P यहाँ कहीं पे है. तो P के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आ रही है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन. सो ऑप्शन वुड बी D, डायरेक्टेड प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्टेड. ये प्लेन वर्ड गलत है. सो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम प्लेन. नेक्स्ट क्वेश्चन,
infinite number of charges each equal to 4 microcoulomb are placed along x-axis at x equal to 1 2 4 8 etc. Coulomb field at origin for all these charges. इसका डायग्राम कैसा बनेगा? हमारे पास origin के पास, origin कहाँ? This is the origin नंबर लाइन का. हमारे पास बहुत सारे 4 माइक्रोकूलम के चार्जेस x इक्वल टू कहाँ कहाँ पे हैं? 1 2 4 8. सो x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 2 पे, फिर 4 पे एंड देन 8 पे एंड सो ऑन. सो इस पहले चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए, फ्रॉम अवे फ्रॉम द चार्ज. 2 के लिए भी अवे फ्रॉम द चार्ज, 4 के लिए भी आउटवर्ड्स, 8 के लिए भी आउटवर्ड. तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन डेवलप होंगे अलग अलग चार्जेस की वजह से, सारे एड अप हो रहे हैं. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो k क्यूब ऑन r1 स्क्वायर. सो k क्यू अपॉन r1 स्क्वायर प्लस k क्यू अपॉन r2 स्क्वायर एंड सो ऑन. इनफाइनाइट चार्जेस हैं. k कॉमन आ सकता है, q कॉमन आ सकता है. 1 अपॉन r1 स्क्वायर विच इज 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन r2 स्क्वायर इज 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 अपॉन r3 स्क्वायर 16, राइट, एंड सो ऑन. तो दिस इज अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां पे कॉमन रेशियो की वैल्यू आ गई 1/4. सो हमारे पास कॉमन रेशियो 1/4 है. फर्स्ट टर्म क्या है? 1. a इज इक्वल टू 1. और सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन a माइनस आर. सो 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 क्या बचा? नीचे बचा 3/4 और रिवर्स हो गया 4 अपॉन 3. सो k विच इज 9 इंटू 10⁻⁹. Q की वैल्यू 4 से 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 अपॉन 3. सो 3 से 3 एंड 4 4 16 इंटू 3 इज व्हाट? 16 इंटू 3 इज 48. 48 इंटू 10⁻3. सो हमारा ऑप्शन आएगा 48 इंटू 10⁻3 नहीं है, लेकिन 4.8 इंटू 10⁻4 है. सो दैट मेक सेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. शॉर्ट डाइपोल के लिए आपने फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का कब पढ़ा है? ऑन एक्सियल पॉइंट एंड एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे. एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला बताओ. k 2p ओवर r क्यूब, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. और अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करें तो k p अपॉन r क्यूब. याद रखना एक्सियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट से डबल होता है. सो दोनों ही केस में, शॉर्ट डाइपोल के दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. तुम्हारा ऑप्शन आएगा बी. नेक्स्ट वन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली. लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस. नेक्स्ट वन. फोर्स F between charges Q1 and Q2 separated by r distance is 25 newtons. ओके, एग्रीड. एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? R, और इनके बीच में जो फोर्स है दैट इज 25 न्यूटन्स. इट कैन बी रिड्यूस टू 5 न्यूटन्स इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज मेड. ठीक है, तो 25 न्यूटन्स कब था? जब k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर था. नाउ दे आर सेइंग इट शुड बी 5 न्यूटन्स. तब क्या हो? जब k Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं r डैश का स्क्वायर. इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करो. लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बचेगा 5 और राइट हैंड साइड k Q1 Q2 तो कट गया, r1 डैश का स्क्वायर अपॉन और r डैश का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. टेकिंग रूट्स बोथ साइड्स, रूट 5 इज इक्वल टू r डैश ओवर r. सो r डैश बिकम्स रूट 5 टाइम्स r. सो ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? बेसिक फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सबसे पहले पढ़ा था? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, है ना? दैट मींस न्यूटन पर कूलम. सो आंसर इज डी. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे पढ़ा था आपने? 2qa. तो कूलम टाइम्स मीटर, तो कूलम मीटर इज द एसआई यूनिट. A slab of dielectric is introduced between two equal positive charges. क्या फर्क पड़ेगा अगर दो चार्जेस के बीच में एक डायइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दो? तो आपने मीडियम रख दिया, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. सो नया फोर्स डिक्रीज हो चुका है, हमें पता है. बिटवीन
So a slab of dielectric is introduced between two equal positive charges with a fixed separation. As a result, the force between two charges decreases. ये हमें पता है, बाकी का ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. Next one. Two like point charges separated by a certain distance exert a force of 0.04 newtons on each other. ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में फोर्स दिया हुआ है. When the distance of separation between them is half, डिस्टेंस को हाफ कर दिया. ओके, सो एफ डैश के केस में के Q1 Q2 में कोई चेंज नहीं आया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी कि r/2 का स्क्वायर बिकम्स r² अपॉन 4, 4 ऊपर चला गया. और एफ के केस में क्या था, एफ के केस में वैल्यू थी हमारे पास एफ की 0.04, सो 0.04 लिख लिया यहाँ पे. के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस r ही रखा था, डिवाइड कर दो दोनों टर्म्स को, सब कट गया, बचा क्या, एफ डैश अपॉन 0.04 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एफ डैश इज इक्वल टू व्हाट, 0.16 न्यूटन. सो आंसर इज सी. When a glass rod is rubbed with a dry silk cloth, the glass rod is positively charged due to the transfer of what? अच्छा, पॉजिटिव चार्ज हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम. अब इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां गए होंगे, अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बात ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसको किससे रब कर रहे थे, सिल्क से. तो पॉजिटिव चार्ज इस वजह से क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के गए कहां पे, सिल्क के कपड़े पे. तो सिल्क पे नेगेटिव चार्ज इस वजह से क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज इस वजह से क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले. तो ऑप्शन क्या बनता है सही, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ, है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम. फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r². हाँ, अगर किसी मीडियम की बात करी जाए तो ये एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाता है, इट बिकम्स K टाइम्स एप्सिलॉन m, है ना. जी नहीं, क्या बनता है बताओ, अगर मीडियम एप्सिलॉन m है तो उसकी वैल्यू बन जाती है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स. अब ये एक्सप्रेशन जो लिखा है वो वैल्यू ऑफ फोर्स इन अ मीडियम जहां पे फ्री स्पेस है या एयर है. और अगर यही फॉर्मूला मैं किसी मीडियम के लिए लिखूंगा तो आई विल बी राइटिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r². तो एप्सिलॉन m इज व्हाट, इट इज K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, चलो वापस आते हैं. ऑफ अ मीडियम इज, इसकी SI यूनिट निकालनी है, तो एक टर्म इस तरफ ले जाओ ऊपर और ये दूसरी टर्म नीचे ले आओ. तो एप्सिलॉन नॉट के पास क्या क्या बचा, ऊपर है Q1 इंटू Q2 दैट इज कूलम का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, नीचे न्यूटन, और डिस्टेंस का स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर. सो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. SI यूनिट कभी याद नहीं रखनी, SI यूनिट के लिए हमेशा फॉर्मूला याद करो, ऑन द स्पॉट निकालो. ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपके पास याद करने के लिए, ठीक है, एक्सेस स्ट्रेस नहीं लेने का. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी, आप में से जो लोग ऑलरेडी वीडियो पॉज करके निकालना स्टार्ट करके रुको. जब वर्ड रिलेटिव आ गया दैट मींस एक परमिटिविटी को किसी और परमिटिविटी के साथ रेशियो में लिया गया है, और जब दो परमिटिविटी का रेशियो आएगा तो वो डायमेंशनलेस ही आएगा. सो द आंसर वुड बी डी. विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन. थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है, बट ये क्वेश्चन इसीलिए डाला था क्योंकि आप याद कर लो कि ग्लास रॉड, फ्लैनल, व्हाट इज फ्लैनल, कैट स्किन, और फ्लैनल इज इक्वल टू कैट स्किन, ऐसे याद रखो. एनीवे, तो ग्लास रॉड, फ्लैनल और वुलन क्लॉथ, इन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और प्लास्टिक शीट इज ऑलवेज अ नेगेटिव चार्ज. नॉट जस्ट प्लास्टिक शीट, एक और एक बताऊं, सिल्क क्लॉथ, थोड़ी देर पहले आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, है ना. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू ए, एंड व्हाट इज EA, वैसे d फाई का फॉर्मूला स्मॉल फ्लक्स E डॉट ds, है ना, E डॉट ds, सही बोल रहा हूं मैं. फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds. तो स्मॉल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की वैल्यू आप याद रखो E डॉट ds. नाउ वैल्यू क्या आई इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम, और एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम.
So this will be the right answer. 18th, the dimensional formula of electric flux. अब dimensional formula निकालना है. ओके चलो, जिसको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं याद, शुरू से निकालते हैं. फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, E इंटू ए से. कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख रहा हूं फोर्स पर यूनिट चार्ज एरिया. अब हमारे पास कम से कम इन तीनों टर्म्स की डायमेंशनल फॉर्मूला तो है. फ्लक्स के लिए सबसे पहले फोर्स mlt माइनस 2, एरिया L स्क्वायर डिवाइडेड बाई चार्ज AT. तो क्या बना? m L3 A माइनस 1 एंड t कितना है? t माइनस 3. तो ml3 t माइनस 3 A माइनस 1, बी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट्स नॉट ट्रू अबाउट गॉस थ्योरम. दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में ना जहां पे नॉट ट्रू आए वो क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ा करो. क्यों होता क्या है, हमारी टेंडेंसी ये होती है कि एमसीक्यू पेपर है, फटाफट करना है, टाइम कम है, एटसेट्रा एटसेट्रा. नहीं, जहां पे भी आए ना, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन या विच इज नॉट ट्रू. उस क्वेश्चन में रुको, आराम से ढंग से पढ़ो क्वेश्चन और फिर आंसर करो. ठीक है. अब फर्स्ट स्टेटमेंट, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस. Yes, Gauss law is applicable on all closed surfaces. The term Q on the right side of Gauss law includes the sum of all charges enclosed by the surface. That is also true. Gauss surface के अंदर क्या होता है? Total charge upon epsilon naught. Third one, Gauss law is not much useful in calculating electrostatic field when the system has some symmetry. That is wrong. In fact, symmetrical systems यानी कि आपने एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी निकाली थी, अब तो सिलेबस से हट गया. फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी निकालते हैं, राइट. तो व्हेन वी हैव अ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ज्यादा आसान हो जाता है गॉस थ्योरम से. तो दैट इज रॉन्ग. एंड फोर्थ स्टेटमेंट, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलम्स लॉ. दैट इज आल्सो ट्रू. गॉस लॉ के तीनों पॉइंट सही थे, सी पॉइंट गलत था, एंड दैट इज व्हाट दे आस्क्ड, नॉट ट्रू. न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, है ना? नॉट जे थॉमसन. जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ढूंढा था, मैं बता ही नहीं रहा, जाओ याद करो. इसका आंसर चैडविक, न्यूट्रॉन ने. हाँ, अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है तो तुम्हें अब तक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों का पता चल गया होगा, है ना? चार्ज ऑन अ कंडक्टिंग मेटल स्फीयर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर. करेक्ट ऑप्शन. हमेशा चार्ज सरफेस पे डिसाइड करता है. हम कई बार इस पॉइंट को रिकैप्सुलेट कर चुके हैं. चार्ज Q is kept in a sphere of 5 centimeter first. एक स्फीयर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, उसके अंदर Q रखा, एंड देन इट इज kept in a cube of side 5 सेंटीमीटर, इसके अंदर भी रख लिया. फिर आउटगोइंग फ्लक्स विल भी दोनों में सेम होगा, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दोस्तों अगर आप फ्लक्स का फॉर्मूला ये याद रखते हो, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, करेक्ट है, E ds cos थीटा, जिससे ही Q अपॉन एप्सिलॉन आता है. सो रैदर देन गोइंग फ्रॉम step 1 to step 2 and then to step 3, can you be go directly to step 3, right? So total charge जितना भी होता है enclosed upon epsilon naught. तो irrespective of, regardless of किस शेप का हमारा outer surface है, ठीक है. तो flux lines Q upon epsilon naught, that means it will be same in both the cases. तो इसको same बना के same in both cases कर दिया. Next question, a charge Q is placed at the center of a cube. ठीक है, we have a cube, और इस क्यूब के सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया, ये. देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस. टोटल फ्लक्स कितनी है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हाउ मेनी फेसेस इट हैज? 6 फेसेस. सो 6 से डिवाइड कर दो, आंसर वुड बी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. दैट इज सी ऑप्शन. According to Gauss law, electric field of an infinitely long straight wire is proportional to. लैम्डा वाला फॉर्मूला किसमें आया था? चलो मैं डायग्राम से याद दिलाता हूँ. एक ऐसा डायग्राम बना था कि पॉजिटिव चार्जेस लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और फिर उसके अक्रॉस हमने गॉसियन सरफेस ऐसी सी मानी थी जिसमें 3 ds सरफेस बनाई थी, एक ds इस तरफ, एक ds इस तरफ और एक ds इस तरफ. याद आया? उसका आंसर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. r इज द दिस डिस्टेंस, राइट. तो हमारा आंसर हो गया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. और ये फॉर्मूला कई बुक्स में कैसे लिखा हुआ है? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r.
अब 1/4π को आप k बोल सकते हो, तो 2k लैम्डा अपॉन r. This is how this formula is written in some of the books, but I will still suggest you to go for the original one. Next one. Potential energy of an electric dipole is maximum when it makes an angle theta with the electric field. The value of theta is, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करो. क्या था फॉर्मूला? P E cos ऑफ थीटा. और तुम में से जिसने नेगेटिव साइन याद किया अभी, वेरी गुड. माइनस पी कॉस थीटा होता है. अब ये चीज मैक्सिमम कब होगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम विल बी जब +1 होगा और मिनिमम विल बी जब -1 होगा, है ना? क्या +1 और -1 क्या? P और E नहीं, cos थीटा की वैल्यू. तो नेगेटिव साइन कंपनसेट करना है तो हमारा आंसर आएगा 180 डिग्री, क्योंकि cos 180 होता है -1 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू प्लस PE. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू विल बिकम्स -PE. -1 को यूज करते हैं, वहां पे एंगल 0 डिग्री लेते हैं. क्यों? cos 0 1 हो जाएगा और -P बन जाएगा. The magnitude of electric field intensity E is such that an electron placed in it would experience an electrical force equal to its weight. Okay, तो जितना इसका वेट था यानी कि mg, उसके बराबर इस पे फोर्स लग रही है यानी कि QE. तो उसके हिसाब से an electron would experience electrical force is weight given by magnitude of electric field पूछा था. The magnitude of electric field intensity, तो हमें E बताना है. That means QE is equal to mg and E is equal to mg over q. Next question. A cylinder of radius r and length l is placed in a uniform electric field E parallel to the cylindrical axis. ठीक है, agreed. So एक cylindrical axis इस टाइप का हमारे पास cylindrical surface है और इसको रखा गया है कि उसके फेस पैरेलल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो लेंथ इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ सिलेंडर. अब एक बात देखो, अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस फेस से एंटर कर रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सामने वाली फेस से बाहर भी निकल रही है. तो व्हाट? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0. सो क्या पूछा है इसमें? आंसर आ चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is false for electric lines of force? Okay, false word बोलिए, that means आराम से पढ़ो. They always start from a positive charge and terminate on negative charge. True statement. They are always perpendicular to the surface of charge conductor. ये पॉइंट फिर से याद कर लो, रिवाइज हो जाएगा. They always form closed loops. Electric field lines do not make closed loops, हमें पता है. And they are parallel and equally spaced in a region of uniform electric field. इसके ऊपर आपने पहले भी क्वेश्चन पढ़े. चलो अगला क्वेश्चन समझाता हूँ. ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया, सी ऑप्शन गलत है, क्लोज लूप नहीं बनते. अगला जो मैं कंसेप्ट समझा रहा था वो इस क्वेश्चन में निकल आएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल स्ट्रेट लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे. ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन. अगर मेरे को नॉन यूनिफॉर्म बताना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी अलग अलग होगी. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक रीजन दिया कि दिस रीजन इज ए, देयर इज अनदर रीजन लाइक दिस रीजन इज बी, and there is another region like this region is C. तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा पास है, जहां पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड C पे मैक्सिमम है, फिर B पे, फिर A पे. चलो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. ये पहला A पॉसिबल है, B एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर तरीके से बाहर की ओर जा रही है पॉजिटिव चार्ज के लिए, बिल्कुल सही. क्लोज लूप नहीं बन सकती, स्टेटमेंट आंसर आ चुका है हमारा, और डी ऑप्शन करेक्ट है, राइट. So next question. Electric field lines are curved in the field of a single positive negative charge. नहीं, single negative charge के लिए electric field lines normally inverse होती है towards the charge. In the field of two equal and opposite charges, positive negative के लिए बिल्कुल सही. In the field of two like charges, दोनों like charges में बिल्कुल सही, because center पे एक दूसरे को push करके जाती है. They exert lateral pressure on each other. और positive negative में क्या? पॉजिटिव नेगेटिव में पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती है. सो विद दिस क्वेश्चन वी आर डन फॉर दिस वीडियो. आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद SI यूनिट्स एंड assertion क्वेश्चन. सी यू.